हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल ई टेक सोल्यूशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल 2021 का 24 मार्च इवनिंग शिफ्ट का पेपर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 1 से 50 क्वेश्चन। अगले 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट चेंज के। तो यहाँ पे ये होता है इंडक्टर के केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। ई इंडक्टर के केस में ई इक्वल्स टू एल डी आई बाय डी टी होता है। तो इसमें ये आपका आंसर हो जाएगा इंडक्टर। The three lamp synchronization method is used to synchronize an alternator with an infinite bus in which of the following condition with all three lamps darken and brighten in steps। देखिए क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है कि यदि किसी अल्टरनेटर को इनफाइनाइट बस बार से हमें कनेक्ट करना है तो जब हमें उसे सिंक्रोनाइज़ करने के लिए हमने थ्री लैम्प सिंक्रोनाइजेशन मेथड का यूज़ किया है तो जो तीनों बल्ब हैं वो स्टेप वाइज जलते हैं या बुझते हैं। ये क्यों होता है? तो बेसिकली जब हम दो अल्टरनेटर को एक साथ इन्फिनाइट बस बार के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसे सिंक्रोनाइज़ करने के लिए हम थ्री लैम्प का जो यूज़ करते हैं उसकी कंडीशन में ऐसा होता है कि यदि इसकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, तीनों की अगर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी सेम है तो जो बल्ब होंगे वो उनका जलने का टाइम और बुझने का टाइम सेम होगा। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्टेप वाइज जल रहे हैं, मतलब इनका ये टाइम पीरियड सेम नहीं है। और अगर इनका वोल्टेज सेम है तो इसका मतलब ये है कि इसका ब्राइटनेस लेवल, इसका वोल्टेज लेवल इक्वल है, मतलब दोनों मोटर ये जनरेटर यूज़ हो रहे हैं, इनका वोल्टेज सेम है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी आर नॉट सेम। इस क्वेश्चन में देखिए, अब इस क्वेश्चन को स्थिर ध्रुवों और घूर्णन आर्मेचर के साथ एक हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर होता है। ऑप्शन ए थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर, ऑप्शन बी ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ऑप्शन सी थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ऑप्शन डी डीसी मोटर। यहाँ पे जो डीसी मशीन होता है इसका होता है हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर। इसमें जो रोटेटिंग पार्ट होता है, वो होता है आर्मेचर, जिसको हम रोटर कहते हैं। और स्टेशनरी पार्ट होता है फील्ड। तो इसके केस में जो फील्ड कॉइल होगी वो स्टेशनरी पार्ट के साथ कनेक्ट होगी। फील्ड कॉइल, ये फील्ड वाइंडिंग कह सकते हैं। और रोटर के साथ होगी आर्मेचर वाइंडिंग। With reference to a series resonance, state whether the following statement are true or false। मतलब जो दो कंडीशन दी हुई है सीरीज रेजोनेंस के केस में, ये दोनों सत्य है या गलत है ये बताना है। तो कंडीशन देखिए, अनुनाद आवृत्ति दो अर्ध शक्ति आवृत्तियों का ज्यामितीय माध्य होता है, मतलब ज्योमेट्रिकल मीन्स होता है। और दूसरा, अनुनाद पर परिपथ प्रतिरोधक मतलब रेजिस्टिव नेचर का होता है। तो पहली कंडीशन देखिए, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो जो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी होती है और उनका मीन होता है, तो ये तो ऑप्शन सही हो जाएगा। और ऑप्शन बी में है, जो रेजोनेंट की कंडीशन होती है उसमें सर्किट रेजिस्टिव होता है,
तो देखिए यहाँ पे z इक्वल्स टू r होता है, क्योंकि xl इक्वल्स टू xc हो जाता है, और xl इक्वल्स टू xc का मतलब ये हो गया कि जो इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस है इनका इफेक्ट आपस में नेग्लेक्ट हो जाता है, और सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन में हमें पावर फैक्टर भी यूनिटी मिलता है। तो यहाँ पे ये भी राइट हो जाएगा। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शंट टाइप फॉल्ट? इनमें से कौन सा फॉल्ट शंट टाइप फॉल्ट नहीं है? ऑप्शन ए है डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ऑप्शन बी लाइन टू लाइन फॉल्ट, ऑप्शन सी ओपन कंडक्टर फॉल्ट, ऑप्शन डी सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। सबसे पहले आप देख लीजिए सन टाइप फॉल्ट क्या होता है। देखिए सन टाइप फॉल्ट होता है जैसे किसी में जब दो लाइन आपस में शॉर्ट हो जाए, या फिर लाइन ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो जाए, इसको हम शंट टाइप फॉल्ट कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए डबल लाइन टू ग्राउंड में ये भी शंट टाइप फॉल्ट हुआ, लाइन टू लाइन फॉल्ट ये भी शंट टाइप हुआ, और सिंगल लाइन टू ग्राउंड ये भी शंट टाइप फॉल्ट हुआ। लेकिन जो ओपन कंडक्टर फॉल्ट है ये शंट टाइप फॉल्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। The effect of transmission line capacitance may be ignored without much error if the transmission line are, मतलब ये है कि कैपेसिट जो ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस का इफेक्ट होता है हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, कितनी लेंथ के लिए? तो जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है, मींस जिनकी लेंथ 80 किलोमीटर से लेस होती है, ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की तरह कंसीडर होते हैं। तो इनमें जो कैपेसिटेंस होता है इसके इफेक्ट को हम इग्नोर कर लेते हैं। इसमें वोल्टेज वैल्यू होती है लेस देन 20 केवी तक। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, लेस देन 80 किलोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएट विद डायोड? डायोड के केस में इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए डायोड का सिंबल देखिए ऐसा होता है कुछ, ये होता है कैथोड, ये होता है एनोड, और जब हम इसे फॉर्म करते हैं, माना ये एक पीएन जंक्शन डायोड है, पीएन जंक्शन, तो यहाँ पे आ जाएगा कैथोड, ये हो जाएगा एनोड, और ये जो रीजन फॉर्म होता है इनके बीच में जहाँ पे इमोबाइल आयंस होते हैं, इमोबाइल आयंस, ये जो डेप्लीशन रीजन है ये माइनॉरिटी कैरियर को तो पास करने देता है, माइनॉरिटी कैरियर, लेकिन जो मेजॉरिटीज होती हैं उनको ब्लॉक कर देता है। इसलिए जो रिवर्स बायस की कंडीशन होती है उसमें जो रिवर्स बायस कंडीशन होती है उसमें सिर्फ माइनॉरिटी करंट ही फ्लो होती है। तो यहाँ पे देखिए कैथोड भी इसका पार्ट है, डेप्लीशन रीजन भी पार्ट है, एनोड भी पार्ट है, लेकिन गेट इसका पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी गेट होगा। Which of the following feed water treatment is basically one type of thermal treatment? तो यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगी विचलन की। देखिए विचलन की कंडीशन में होता क्या है कि स्टीम पावर प्लांट में जो वाटर है, फीड वाटर है, उसमें जो कंडेंसेबल स्टीम है उसको स्टीम या फिर गैसेस
उसको रिमूव करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एमिटर करंट फॉर ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे हमें ट्रांजिस्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हमें दिया है अल्फा इक्वल्स 0.98, ICBO कलेक्टर बेस लीकेज करंट है 5 माइक्रो एम्पियर और आई बेस दे रखी है 95 माइक्रो एम्पियर। सबसे पहले हम निकालेंगे बीटा। बीटा इक्वल्स टू एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा, ये हो जाएगा 0.98, 1 माइनस 0.98, तो ये हो जाएगा 0.98 अपॉन 0.02, ये सॉल्व करके आ जाएगा 49। अब आगे चलते हैं। कॉमन एमिटर गेन निकालने के बाद हम निकालेंगे करंट की वैल्यू। तो देखिए जो बीटा होता है वो होता है कॉमन एमिटर गेन, तो इसको कर देंगे हम IC अपॉन IB, और यहाँ पे निकालना है मुझे IC की वैल्यू। तो ये IC इक्वल्स टू बीटा IB प्लस कलेक्टर बेस लीकेज करंट। यहाँ पे बीटा का मान 49 आया था, अब वैल्यू रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 95 इंटू 10⁻⁻6 प्लस ICBO की वैल्यू दी हुई इक्वेशन में 5 इंटू 10⁻⁻6। तो अब इसे सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 4905 इंटू 10⁻⁻6। आप इसे खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ गई IC की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे पढ़ा था हमने कॉमन बेस होता है जो, उसमें होता है अल्फा इक्वल्स टू IC अपॉन IE। तो यहाँ से मुझे IE की वैल्यू निकालनी है, ये आ जाएगी IC अपॉन अल्फा। IC की वैल्यू दे रखी है 4905 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन अल्फा की वैल्यू है 0.98। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 5 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन स्टीम पावर प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिफिशियल ड्राफ्ट। स्टीम पावर प्लांट में इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल ड्राफ्ट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आर्टिफिशियल ड्राफ्ट नहीं है, वो है चिमनी ड्राफ्ट। अब देखिए ड्राफ्ट का यूज होता क्या है। ये जो स्टीम पावर प्लांट होता है, तो इसमें जो वेस्ट फ्लू गैसेस होती हैं, इसको बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। एटमॉस्फेयर में छोड़ने का, और आपको पता ही होगा कि ऑक्सीजन का एक मतलब ऑक्सीजन का एक गुण होता है कि ये खुद तो नहीं जलता लेकिन दूसरे एलिमेंट को जलाने में मदद करता है। तो जो बॉयलर में जो कोयला जल रहा है उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो उसको ऑक्सीजन या फिर एयर इस चिमनी के माध्यम से ही मिलती है। यहाँ पे ऑप्शन ये ड्राफ्ट फैन के माध्यम से ही मिलती है, मतलब जितने भी ड्राफ्ट फैन टाइप्स होंगे यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डीसी सिस्टम फॉर रेलवे। तो रेलवे में जो डीसी सिस्टम यूज होता है
उसके अकॉर्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ओपन open operating under similar service condition, a DC train consume less energy than one phase AC train। देखिए जो DC ट्रेन होती है वो AC से लेस पावर कंज्यूम करती है, ये तो राइट है। A DC system cause low electric interference with overhead communication lines overhead। तो जैसे आपको पता ही है कि जो इंटरफियरेंस होता है ओवरहेड कम्युनिकेशन लाइन के साथ, ये एसी ट्रांसमिशन लाइंस में होता है, डीसी की केस में इंटरफियरेंस नहीं होता है, तो ये भी राइट है। डीसी मोटर आर बेटर suited फॉर frequent एंड rapid acceleration फॉर heavy trains देन एसी। तो जैसे कि हमने पढ़ा ही है कि जो डीसी सीरीज मोटर होती है उसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की का गुण होता है, इसलिए से मतलब हम मैक्सिमम यूज हम डीसी ही करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी राइट है। DC train equipment is heavier and less efficient than similar AC equipment, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट है हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The ratio of flux density produced in material to the flux density produced in vacuum by same magnetizing force is known as। यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी बीटा सॉरी बी, फ्लक्स डेंसिटी को हम बी से डिनोट करते हैं। सबसे पहले जो फ्लक्स डेंसिटी जिसे हम बी से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर से हम टेस्ला भी लिखते हैं। तो जो जो फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय मटेरियल होता है अपॉन फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय वैक्यूम होता है, उसका जो रेशियो होता है वो होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, और जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है वो होती है यूनिटलेस, क्योंकि ये एक रेशियो है। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी। यहाँ क्वेश्चन में हमें एक फेजर वोल्टेज और फेजर करंट दी हुई है, और हमें डिटरमाइन करनी है इम्पीडेंस और एडमिटेंस का मान। तो देखिए जो इम्पीडेंस होता है जेड वी अपॉन आई, तो वी का मान दिया हुआ है 100 एंगल 45 डिग्री, और आई का मान दिया हुआ है 5 एंगल 15 डिग्री, तो ये हो जाएगा 20। और ये देखिए मल्टीप्लाई में एंगल जुड़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा सॉरी भाग में एंगल घट जाते हैं, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। और देखिए जो इम्पिडेंस होता है वाई वो होता है जेड का उल्टा, तो यहाँ पे हो जाएगा आई अपॉन वी, और फिर मान रख लेते हैं 5 और एंगल 15 डिग्री और बटे 100 एंगल 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 0.05 और एंगल -30 डिग्री। ये सीमेन में आएगा, ये ओम्स में आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन राइट होगा डी। यहाँ पे एंगल माइनस में है, यहाँ पे एंगल माइनस में होना चाहिए था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन डीसी मशीन लेट फाई बी द फ्लक्स पर पोल और ओमेगा m be the armature speed in radian per second, nc be the number of coil turns in armature, and p be the number of poles, what will be average coil emf in the machine। मतलब जो डीसी मशीन है उसमें फाई है फ्लक्स पर पोल, ओमेगा एम है आर्मेचर की गति रेडियन पर सेकंड में, एन सी है कॉइल में जो टर्न्स की संख्या है, और पी है नंबर ऑफ पोल्स। तो हमें निकालनी है एवरेज ईएमएफ,
तो यहाँ पे एवरेज ईएमएफ आ जाएगा ऑप्शन सी, ये इक्वल्स टू 5 ओमेगा एम एन सी पी अपॉन पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द गिवन नेटवर्क if E in is 6 volt and general breakdown voltage of the general diode is 10 volt। देखिए यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज ज्ञात करनी है हमें। यदि जो इनपुट वोल्टेज दी जा रही है वो 6 वोल्टेज है और जनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है। देखिए पहले हम जनरल जो डायोड होता है इसकी कंडीशन समझ लेते हैं। ये देखिए, ये एनोड है, ये कैथोड है। यदि जो वोल्टेज दी जा रही है V वो लेस देन VZ है, तो इस कंडीशन में जो जनरल डायोड होगा वो एज अ ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा, ओपन सर्किट। लेकिन यहाँ पे देखिए, यदि ये कंडीशन दी हुई है एनोड और ये कैथोड, और जो वोल्टेज है वो ग्रेटर देन जनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज है, तो ये जो जनरल डायोड होगा ये एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका वोल्टेज होगा जनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज, एनोड एंड कैथोड। तो इस कंडीशन में जो जनरल डायोड होगा वो ऑन स्टेट में वर्क करेगा। तो अब देखिए जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ई इन है, इनपुट वोल्टेज है, वो लेस देन ब्रेकडाउन वोल्टेज है। तो इस कंडीशन में जो जनरल डायोड होगा वो ओपन सर्किट की तरह होगा, और ओपन सर्किट की तरह होगा मतलब जो इसकी आउटपुट वोल्टेज होगी वो 0 होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा। Which of the following type of tendering should be resorted to only in case of emergency requirements? तो यहाँ पे देखिए जो स्पॉट टेंडरिंग होती है ये इमरजेंसी में यूज होता है, और ये जो प्रोप्राइटरी होता है ये कोई भी मैन्युफैक्चरर जो अपना प्रोडक्ट है उसके लिए करता है, उसके लिए टेंडर करता है कि उसका जो मटेरियल है वो कैसा है। अब देखिए जो ग्लोबल टेंडर होता है इसमें वर्ल्ड वाइड लेवल पर किसी भी कंपनी के लिए हो सकता है ये, और ये ओपन होता है जिसमें मतलब प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट, इसमें कोई भी कंपनी होती है उसे मतलब सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है टेंडर फिल करने के। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, स्पॉट टेंडरिंग। Which of the following types of capacitor can withstand the highest voltage level? देखिए जो पेपर कैपेसिटर होता है वो हाईएस्ट वोल्टेज लेवल पे विथस्टैंड कर सकता है। पेपर कैपेसिटर में पेपर एज अ डाइलेक्ट्रिक यूज होता है जहाँ पे चार्ज स्टोर होता है, और पेपर कैपेसिटर होता है वो एक फिक्स्ड टाइप कैपेसिटर होता है। फिक्स्ड टाइप कैपेसिटर में क्या होता है कि ये जो कैपेसिटेंस प्रोवाइड करवाता है ये कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड वैल्यू का होता है। जब एक
ओपन वोल्टेज, ओपन डेल्टा सिस्टम होता है, उसकी कैपेसिटी कितने परसेंट इंक्रीज हो जाती है ओपन डेल्टा के कंपैरिजन में। देखिए यहाँ पे जब डेल्टा 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 कनेक्टेड ट्रांसफार्मर दिए होते हैं, यदि एक वाइंडिंग ओपन हो जाए, ओपन सर्किट, तो ये वीवी कनेक्शन की तरह यूज होता है। इस कंडीशन में जो इसकी रेटिंग घटती है, ये होता है 57 ऑफ डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। और जिसमें ओवरलोड होता है, वो होता है 73.2% ऑफ डेल्टा डेल्टा। तो यहाँ पे हो जाएगा डी, 73.2% ऑफ डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। Which of the following machine has highest power factor and efficiency under running condition? तो जो सबसे ज्यादा पावर फैक्टर होगा और एफिशिएंसी सबसे ज्यादा हाई होगी, वो होती है टू वैल्यू कैपेसिटर की। अब देखिए टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर को समझ लेते हैं। ये देखिए इसकी मेन वाइंडिंग हो गई, ये हो गया इसमें एक कैपेसिटर, ये स्विच, ये अनदर कैपेसिटर, और ये इस पे लगा हुआ है रोटर। अब देखिए ये तो, ये है स्टार्टिंग कैपेसिटर और ये है रनिंग कैपेसिटर। तो जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है, स्टार्टिंग कैपेसिटर ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप, और इसके जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो हाई वैल्यू होती है। जब मोटर 70 to 70% अचीव कर लेता है, तो ये जो स्विच होता है ये ओपन हो जाता है और इस सीएस को काट देता है। फिर सर्किट में सिर्फ ये वाला कैपेसिटर रहेगा जो इसकी मेन वाइंडिंग के साथ कनेक्ट है। तो ये होता है पेपर टाइप और लो वैल्यू कैपेसिटेंस। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है। दिए गए नेटवर्क में हमें I1, I2, I3, I4 की वैल्यू मेजर करनी है। तो यहाँ पे देखिए जो हमने तो पढ़ा है कि इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पे इनकमिंग करंट सिर्फ I1 है, बाकी तीनों आउटगोइंग करंट है। तो देखिए यहाँ पे लगाएंगे हम KCL, I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3 प्लस I4। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 60 माइनस V बट यहाँ पे हो जाएगा, देखिए कॉमन है ये, और इनके अक्रॉस V वोल्टेज दी हुई है। कॉमन मतलब एक सुपर नोड है, सिंगल नोड है ये। तो यहाँ से आउटगोइंग करंट है V बटे 12 प्लस V बटे 6 प्लस V बटे 12। ये हो जाएगा 60 माइनस V बटे 7, और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम 12। ये आ जाएगा V प्लस 6 दूना 12, तो यहाँ पे 2V और ये V। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 छक्के 72 और 12V इक्वल्स टू 2 3 4 और 7 चक्कू 28V। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 40V इक्वल्स टू 720। तो यहाँ पे V का मान आ जाएगा 18। अब देखिए I1 का मान है 60 माइनस 18 बटे 7, ये आ जाएगा हमारा 6 एम्पियर। फिर I2 का मान आ जाएगा 18 बटे 12, ये आ जाएगा 1.5 एम्पियर।
I3 का मान आ जाएगा 18/6, ये आ जाएगा 3 एम्पियर। और I4 का मान आ जाएगा 18/12, 1.5 एम्पियर। तो यहाँ पे डी सूटेबल ऑप्शन है। एक 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज 6 पोल की इंडक्शन मोटर दी हुई है जिसकी स्लिप है 3%। तो हमें इसके रोटर की स्पीड बतानी है। स्लिप दी हुई है हमें 3%। सबसे पहले निकालेंगे सिंक्रोनस स्पीड, ये होती है 120 F/P। तो ये हो जाएगी 120 50/6। तो यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड आ गई 1000। और जो रोटर की स्पीड होती है NR, वो होती है 1 माइनस S इंटू NS। तो ये हो जाएगी 1 माइनस 0.03 इंटू 1000। तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 970 RPM। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए, एक घर का जो सिंगल फेज लोड दिया हुआ है कि एक घर में 240 वोल्ट AC सप्लाई दी जाती है और प्रत्येक 100 वाट के 4 पंखे हैं और 60 वॉट के 20 लैंप पॉइंट हैं। तो जो हाउस वायरिंग में मैक्सिमम लीकेज करंट है वो कितना होगा ये बताना है। तो सबसे पहले हम इनका पावर रेटिंग मतलब लोड कितना है ये मेजर करेंगे। तो ये आ जाएगा 100 इंटू 4 प्लस 60 इंटू 20, ये आ जाएगा 400 प्लस 1200। तो ये आ गया 1600 वॉट। वोल्टेज हमें पहले से दी हुई है 240 वोल्ट। तो पहले निकालनी है मुझे फुल लोड करंट, ये होती है P/V। ये आ जाएगी 1600 बटे 240। इसका मान आ जाएगा 6.67 एम्पियर। अब देखिए, जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 48 है उसके अकॉर्डिंग लीकेज करंट फुल लोड करंट की 5000वां भाग होता है, 1/5000 टाइम्स होता है। तो ये हो जाएगा 7/5000। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारे पास 1.33 मिली एम्पियर। तो आप खुद भी कैलकुलेशन कर लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सेमीकंडक्टर है कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड। देखिए, जो सेमीकंडक्टर होता है उनका जो कंडक्शन बैंड होता है वो होता है ऑलमोस्ट एम्प्टी, और जो वैलेंस बैंड होता है वो ऑलमोस्ट फिल्ड होता है, क्योंकि बहुत कम सेमीकंडक्टर में बहुत कम ही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर पाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए, एक जो 6 पोल DC जनरेटर की जो फील्ड कॉइल में प्रत्येक में 500 टर्न है जो सीरीज में कनेक्ट है। जब क्षेत्र को एक्साइट किया जाता है तो 0.02 वेबर पर पोल का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। यदि फील्ड सर्किट को 0.02 सेकंड में खोल दिया जाए तो जो रेजिडुअल फ्लक्स होगा वो 0.002 वेबर पर पोल होगा। तो जो फील्ड टर्मिनल में इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा उसकी गणना करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। देखिए, हमें P दिया हुआ है 6, नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ देखिए 6 पोल है और प्रत्येक में 500 टर्न है। तो मतलब 6 इंटू 500, ये हो जाएगा 3000। ठीक है। इसके बाद है इनिशियल फ्लक्स। इनिशियल फ्लक्स क्या दिया हुआ है
0.02 वेबर पर पोल, मतलब एक पोल में इतना है, 6 पोल में कैलकुलेट करना है 0.02, ये सॉल्व करके आएगा हमारा 0.12 वेबर। इसके बाद हम निकालेंगे रेजिडुअल फ्लक्स, तो ये भी सेम हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 0.002 वेबर पर पोल, तो 6 पोल के लिए कैलकुलेट करेंगे 0.2 वेबर, तो ये आ जाएगा 0.012 वेबर। तो इनिशियल में से रेजिडुअल को घटा देंगे, d5 आ जाएगा मेरा 0.12 माइनस 0.012, ये सॉल्व करके आ जाएगा 0.108 वेबर। इसके बाद देखिए जो dt दिया हुआ इक्वेशन में वो है 0.02 सेकेंड। अब हमें पता है कि इक्वल्स टू n d5 बाई dt होता है लेंज के लॉ के हिसाब से। तो n का मान दिया है 3000, d5 है 0.108 अपॉन 0.025, ये सॉल्व करके आ जाएगा 16200 वोल्ट। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब चलेंगे 25वीं क्वेश्चन में। ए 3 फेज 4 वायर सिस्टम इज यूज्ड फॉर। तो देखिए जो 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है अनबैलेंस की वजह से। अनबैलेंस सिस्टम होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। अब देखिए अनबैलेंस होता क्यों है, ये 3 दिया हुआ है R Y B, ये न्यूट्रल। अगर हमारे घर का लोड सिंगल फेस है तो हम एक यहाँ से लेंगे और एक न्यूट्रल लेंगे। तो लेकिन अब देखिए जब हमने फेड किया था तो आर वाई बी में वोल्टेज सेम थी, लेकिन हमने आर से लिया तो ये सारे अनबैलेंस हो गए। तो इस अनबैलेंस की कंडीशन की वजह से इसमें न्यूट्रल भी दिया हुआ होता है, ताकि हम इसे बैलेंस रखें और घर में सप्लाई लेते हुए एक फेज और एक न्यूट्रल ले सकें, इसलिए यहाँ पे 3 फेज 4 वायर यूज होता है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्मर? फैराडे के विद्युत नियम पर काम करता है, ये सही है। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज और करंट के लेवल को तो स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों केस में कांस्टेंट होती है। इस ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो एक सर्किट की पावर को अनदर सर्किट में ट्रांसफर करता है, इट एम्प्लीफाइज द पावर। तो ये गलत है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर की पावर रेटिंग होती है वो इक्वल होती है। जी प्राइमरी होगा जो वो भी वोल्ट एम्पियर सेकेंडरी होगा। मतलब उसकी जो वोल्ट एम्पियर रेटिंग होती है या केवी रेटिंग होती है वो कांस्टेंट होती है। सिस्टम शक्ति मापने के लिए अगर हम 2 वॉटमीटर मेथड का यूज कर रहे हैं, अगर एक वॉटमीटर नेगेटिव रीडिंग दे रहा है और दूसरा पॉजिटिव रीडिंग दे रहा है तो पावर फैक्टर कितना होगा? सबसे पहले देखिए 2 वॉटमीटर मेथड में एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। आपको कुछ शॉर्टकट बता देती हूँ। कुछ एंगल्स होते हैं, जैसे अगर W1 इक्वल्स टू W2 है, मतलब दोनों वॉटमीटर सेम मेजर कर रहे हैं, तो इनका बीच का जो एंगल होगा वो 0 होगा, हेंस पावर फैक्टर यूनिटी। अगर W1 कुछ मान दे रहा होगा और W2 0 होगा,
तो इस कंडीशन में जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है और जो पावर फैक्टर होता है वो होता है 0.5। और ये अगर W1 कुछ पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है और W2 सेम अमाउंट में नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब जैसे W1 नाप रहे हैं +2 और W2 नाप रहे हैं -2, इस कंडीशन की मैं बात कर रही हूँ। इस कंडीशन में होगा फाई एंगल 90 डिग्री होगा और पावर फैक्टर 0 हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये कुछ एक वॉट में भी कुछ नेगेटिव और एक कुछ पॉजिटिव है, लेकिन इनका परिमाण जो है वो सेम नहीं है, मतलब W1 does not equal to W2। तो यहाँ पे इसके बीच जो एंगल होगा ये 60 डिग्री टू 90 डिग्री का एंगल बनेगा, हेंस पावर फैक्टर हो जाएगा आपका 0 to 0.5 के बीच हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा और देखिए 0 से 0.5 तक आ रहा है, तो ये भी हम ला सकते हैं जब इनका मतलब वैल्यू के अकॉर्डिंग। पावर ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ 25% and 0.5 kilo of coal is burned per kilowatt-hour of electrical energy generated. Determine the calorific value of fuel. Take it equivalent to 1 kilowatt-hour as 850 kilocalories. जब 1 किलोवाट जनरेशन हो रहा है तो चाहिए 2.5 किलोग्राम। तो जब 1 किलोग्राम जब बर्न होगा कोल तब इसकी रेटिंग आ जाएगी 2 किलोवाट आवर पर केजी। अब इसके लिए हम निकालेंगे इसकी एफिशिएंसी। देखिए एफिशिएंसी का मान दे रखा है 20%, इसको हम 0.2 लिख सकते हैं। अब देखिए इनपुट इक्वल टू होता है आउटपुट अपॉन एफिशिएंसी, क्योंकि एफिशिएंसी इक्वल्स टू होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट का मान दे रखा है हमें 2, सॉरी एफिशिएंसी यहाँ पे 25% दे रखी, 2 अपॉन ये आ जाएगा 0.25, तो यहाँ पे ये आ गया 8 किलोवाट आवर पर केजी। अब देखिए हमें हीट इक्विवेलेंट दे रखा है, हीट इक्विवेलेंट 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 860 किलो कैलोरी। तो ये 860 इंटू 8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6880 किलो कैलोरी पर केजी। ये आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। The percentage voltage regulation of transmission line is computed as। देखिए वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है। वोल्टेज रेगुलेशन होता है नो लोड से फुल लोड पर वोल्टेज चेंज, पर वोल्टेज वेरिएशन जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे नो लोड, यहाँ पे सही सही हो जाएगा नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज। देखिए जो वोल्टेज जो रेगुलेशन होता है वो मिनिमम होता है लीडिंग के केस में, और वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम होता है लैगिंग पावर फैक्टर के केस में। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट
विद रिस्पेक्ट टू सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन के टर्म्स में हमें गलत ऑप्शन बताना है। तो देखिए द पावर फैक्टर ऑफ मशीन इज ऑलवेज क्लोजर टू 0.9 लैग एट एनी कंडीशन। तो देखिए पावर फैक्टर तो इसका कभी 0.9 के पास नहीं होता है, इनका पावर फैक्टर बहुत कम होता है, 0.7 से लेस होता है हमेशा इनका। इंडक्शन की वजह से इसका पावर फैक्टर लेस हो जाता है, तो ये तो गलत है। द रोटेटिंग एयर गैप, the rotating air gap filled and the rotor in the machine rotate at the same speed। देखिए ये घूमता है ns synchronous speed से। It runs at the constant speed at steady state when is connected to fixed supply with variable load। ये भी सही है। The rotor pole are excited by DC current and its stator winding are connected to an AC supply। ये भी सही है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In a synchronous machine, which of the following losses is not met by motor AC input? तो देखिए जो यहाँ पे रोटर कॉपर लॉस है वो AC की वजह से नहीं होता, क्योंकि जो सिंक्रोनस मशीन्स होती हैं इनकी जो रोटर होता है उस पे DC सप्लाई देता है और जो फील्ड होता है उस पे AC सप्लाई देता है। तो इस कारण से जो रोटर में कॉपर लॉस होंगे वो DC सप्लाई की वजह से होंगे। यहाँ पे देखिए हमें V1 का मान दिया है 25 एंगल 0 डिग्री और V2 दिया है 10 एंगल 36.87 और ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं, तो हमें V1 प्लस V2 निकालना है। आपको एक चीज बताती हूँ मैं, यदि हमें AC में मतलब गुणा या भाग करना है तब हमेशा पोलर फॉर्म का यूज करना है। यदि जोड़ या घटाना है तब रेक्टेंगुलर फॉर्म का यूज होना है। तो चलो यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हमें जोड़ना है, तो सबसे पहले हम इसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो रेक्टेंगुलर में क्या होता है, ए दिया है एंगल थीटा दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा प्लस माइनस जे साइन थीटा। ऐसे हमें V1 को कन्वर्ट करेंगे। V1 इक्वल्स टू 25 कॉस 0 प्लस साइन 0, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 25 प्लस जे 0 में। सेम यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस कॉस 36.87 प्लस जे साइन 36.87। यहाँ पे हमें मान दिए हुए हैं, तो ये आ जाएगा 8 प्लस J6। अब मुझे जोड़ना है इनको, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, ये आ जाएगा 25 प्लस J0 प्लस 8 प्लस J6। तो अब देखिए यहाँ पे एक्टिव कंपोनेंट एक तरफ और कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट एक तरफ जुड़ेंगे, तो 25 और 8 हो जाएगा 33 और J और 0 तो J 6 ही रहेगा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। फाइंड द करंट रिक्वायर्ड बाय 400 वोल्टेज 10 HP DC मोटर एट 73.55 एफिशिएंसी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम पावर निकालते हैं। 10 HP में दी हुई है
इसे हम वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 146 ये हो जाएगा 7460 वॉट। वोल्टेज दी हुई है 400 वॉट 400 वोल्ट। तो एफिशिएंसी दी हुई है 73.7355। एफिशिएंसी होता है पी आउट अपॉन पावर इनपुट। आउटपुट आउटपुट हमें आउटपुट तो हमें दी हुई थी पहले और इनपुट हमें निकालनी है। इसमें वोल्टेज दिया हुआ है और करंट निकालनी है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करके हमें आई का मान 25 एम्पियर मिल जाएगा। आप खुद से भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा 25 एम्पियर। मतलब हमें जो स्टेटमेंट दी हुई और हमें ये बताना है कि दोनों सही है या गलत है। तो इलेक्ट्रिक सेक्शन में नेगेटिव बूस्टर का यूज किया जाता है। ये सही है। नेगेटिव बूस्टर देखिए करता क्या है। नेगेटिव बूस्टर जो रिटर्न न्यूट्रल करंट होती है उसे अवॉइड करता है और इसके अलावा ये कोरोजन को अवॉइड करता है जो अंडरग्राउंड लाइन में होता है। अंडरग्राउंड लाइन के कोरोजन को अवॉइड करता है और सबसे मेन चीज़ ये इंटरफियरेंस जो होता है कम्युनिकेशन लाइन के साथ उसको अवॉइड कर देता है। इसलिए इसका यूज़ करना जरूरी होता है। और दूसरा है कम्युनिकेशन लाइन different parallel to the power supply line of electrical circuit suffer from electric interference। तो देखिए जो कम्युनिकेशन लाइन जा रही है पैरेलल में उनके साथ इंटरफियरेंस होता है। तो यहाँ पे दोनों ट्रू हो जाएंगे। ऑप्शन डी। और यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा हो गया है। चलिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सिंक्रोनस मशीन, state whether these statement are true or false। यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन की कंडीशंस दी गई हैं। पहले आप यहाँ पे देख लीजिए जब सिंक्रोनस अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है अल्टरनेटर के बारे में। तो अल्टरनेटर के केस में जब यूनिटी पावर फैक्टर पर वर्क करता है तो ये होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और नॉर्मली एक्साइटेड। जब ये लीडिंग पावर फैक्टर पर वर्क करता है तो इफेक्ट आता है मैग्नेटाइजिंग और एक्साइटेशन होता है अंडर एक्साइटेड। जब लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क कर रहा होता है तो ये डीमैग्नेटाइज इफेक्ट देता है और एक्साइटेशन ओवर एक्साइटेड होती है। अब चलते हैं इसके पॉइंट्स पे। आर्मेचर रिएक्शन is demagnetized when generating machine supplies zero power factor lagging। यहाँ पे लैगिंग की कंडीशन देखो डिमैग्नेटाइजिंग, यहाँ पे ये तो राइट हो जाएगा। दूसरा है आर्मेचर रिएक्शन इन is magnetizing when generating machine supplies zero power factor leading। यहाँ पे लीडिंग की कंडीशन देखिए मैग्नेटाइजिंग अंडर एक्साइटेड, ये भी राइट है। आर्मेचर रिएक्शन is mostly cross magnetizing through it has a small demagnetizing component when generating machine supply unity power factor। तो यहाँ पे देखिए ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग है तो ये तीनों सही हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सारे सही हैं। वह सुरक्षित वोल्टेज बतानी है जिसे केबल का इंसुलेशन झेल सकता है तो वो होता है वोल्टेज ग्रेडिंग ऑफ केबल।
ignoring the effect of armature reaction. If excitation of synchronous motor running the constant load is increased, its torque angle must. देखिए सिंक्रोनस मोटर की कंडीशन में जब हम एक्साइटेशन को बढ़ाते हैं तो इसका जो टॉर्क एंगल होता है ये घटता है और पावर फैक्टर लीडिंग की तरफ बढ़ता है। और जब एक्साइटेशन को घटाएंगे तो टॉर्क एंगल बढ़ जाएगा और पावर फैक्टर घटेगा लेगिंग की तरफ। तो यहाँ पे आंसर डिक्रीज होगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। Consider the following statement with respect to boundary condition between two material of different permeability in magnetic circuit. State whether statement are true or false. तो यहाँ पे डिफरेंट परमेबिलिटी इन मैग्नेटिक सर्किट की कंडीशन में कौन सा ऑप्शन या कौन सा स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे पहला कंडीशन है द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इज कंटिन्यूअस अक्रॉस द बाउंड्री, ये भी सही है। द टेंजेंटियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज कंटिन्यूअस अक्रॉस द बाउंड्री, ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी। डिटरमाइन द एवरेज एंड इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द गिवन वेवफॉर्म। देखिए यहाँ पे आरएमएस सबसे पहले हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए क्या होता है Vm इंटू टी, जितना तक हमें आउटपुट मिला है 0.1 और जितने के उसके बाद अपॉन में टोटल टाइम जहां से ये रिपीट होने लग जाता है सेम वेव फॉर्म, ये आएगा 20 इंटू 0.1 अपॉन 0.3, तो यहाँ पे आ जाएगा 6.67 वोल्ट। अब देखिए आरएमएस निकालेंगे। आरएमएस में हो जाएगा 1 अपॉन टी साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू टी और ये हो जाएगा v स्क्वायर डी टी। यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 0.3 0 टू टी और ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर 400 डी टी, ये हो जाएगा 0.1 तक। तो अब देखिए 400 बाहर आया 0.3 तो ये आ गया 0.1। तो यहाँ पे ये सॉल्व करके आ जाएगा अंडर रूट 133.3। तो यहाँ पे सूटेबल ऑप्शन है बी। During the measurement of voltage, the voltmeter respond with a 0.8 volt change when the input was varied by 0.2 volt. Find the sensitivity of instrument. तो ये जो sensitivity है वो change in voltage to voltage होगा। change in voltage है 0.18 अपॉन 0.2, ये आ जाएगा 0.9। तो यहाँ पे हो जाएगा डी। डिटरमाइन द करंट IA इन गिवन नेटवर्क। देखिए जैसे हम केसीएल में पढ़ते हैं इनकमिंग करंट का सम 0 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा IA प्लस 3IA प्लस IM इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 4IA प्लस IM इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैंने Vx मान लिया तो ये हो जाएगा 4 Vx माइनस 12 बटे R का मान दे रखा है 4 प्लस IM ये वाली है Vx से खत्म शुरू हो रही है, ये नीचे ग्राउंड है 0, तो Vx अपॉन 2
अब इसका एलसीएम लिया, इसको अंदर गुणा कर देते हैं, Vx और 12 चक्कू 48। यहाँ पे एलसीएम लिया तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2Vx इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 6Vx इक्वल्स टू 48। तो Vx का मान आ जाएगा 8 वोल्ट। अब मुझे निकालना है IA का मान। तो IA होगा Vx माइनस 12/4। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 12/4, ये हो जाएगा -4/4 -1 एम्पियर। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इन In an alternator at lagging power factor, the armature flux, the rotor flux, मतलब अगर अल्टरनेटर लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क कर रहा है तो आर्मेचर फ्लक्स का मेन फ्लक्स पर क्या इफेक्ट रहेगा। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि जब लीडिंग पावर फैक्टर पे अल्टरनेटर वर्क करता है तो ये मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट देता है। मैग्नेटाइजिंग मतलब ये सपोर्ट करेगा, सपोर्ट रोटर फ्लक्स, तो इसका मतलब ये जुड़ जाएगा, एड्स। द मैक्सिमम वैल्यू, या ये दिया है मैक्सिमम वैल्यू किसी अल्टरनेटिंग जो करंट करंट और वोल्टेज का मैक्सिमम मान दिया है 400 वोल्ट और 20 एम्पियर। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी 50 हर्ट्ज, मतलब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी हुई है। और साइनसोइडल, और ये दोनों क्वांटिटी साइनसोइडल है। इन दोनों के बीच जो फेज एंगल है वो थीटा है। तो हमें इसके लिए एक्सप्रेशन बताना है टी के रिस्पेक्ट में। तो देखिए हम पढ़ते हैं V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, और ओमेगा को हम लिखते हैं 2πf t। अब यहाँ पे देखिए Vm, और यहाँ पे दिया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो ये 400 दिया है, 400 साइन। अब देखिए 2πf फ्रीक्वेंसी दिए हुए 50, तो ये हो जाएगा 100 पाई और t। अब देखिए अगले में दिया हुआ है कि I और वोल्टेज के बीच थीटा का एंगल है। तो पहले इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, 20 साइन 100 पाई t प्लस थीटा। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड फ्यूल एंड यूज्ड इन पावर जनरेशन। लिख तो चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। लिक्विड फ्यूल रिक्वायर स्पेसिफिक टाइप ऑफ बर्नर फॉर बर्निंग, ये भी सही है। द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सॉलिड फ्यूल इज लार्जर क्वांटिटी, देखिए इसमें एस ज्यादा निकलता है, ज्यादा राख होती है सॉलिड फ्यूल में। और जो मतलब लिक्विड फ्यूल होती है, लिक्विड, उसमें ये लगभग नामात्र होता है। और हैंडलिंग ऑफ सॉलिड फ्यूल इज इजियर, दे रिक्वायर लेस स्टोरेज स्पेस, यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। सॉलिड फ्यूल को इजीली हम हैंडलिंग कर सकते हैं विद कंपैरिजन टू लिक्विड फ्यूल्स, क्योंकि लिक्विड में क्या होता है कि ये आग पकड़ने का खतरा भी रहता है इसे, और इसे इजीली मतलब हम स्टोरेज, इसके लिए ज़्यादा स्टोरेज की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर ये लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, सॉलिड फ्यूल हैव हायर परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर। देखिए हाँ, ये भी है एक कि जो सॉलिड फ्यूल होता है अगर ये मॉइस्चर ले लेगा तो इसे बर्न करने में बहुत प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन ऐसा लिक्विड फ्यूल्स में नहीं होता है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन इसके सुटेबल नहीं है। कनेक्टेड इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हैज फॉलोइंग रीडिंग, तो ये रीडिंग दी हुई है। एमिटर करंट का मान 2 मिली एम्पियर और बेस करंट का मान 20 माइक्रो एम्पियर।
तो हमें करंट गेन निकालना है। देखिए करंट गेन जो अल्फा है ये है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन करंट गेन, और अल्फा इक्वल्स टू होता है IC अपॉन IE, मतलब एमीटर करंट। अब देखिए जैसे हमें पता है एमीटर करंट होता है कलेक्टर करंट और बेस करंट का सम, और मुझे निकालना है कलेक्टर करंट, तो वो हो जाएगा IE माइनस IB। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाता है -3 और -20 इंटू 10⁻⁻6। इसको सिंपल करने के लिए, इसको 10⁻³ के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये पॉइंट इधर आ जाएगा और ये सॉल्व करके आ जाएगा 1.98 मिली एम्पियर। और अब देखिए अल्फा इक्वल्स टू होता है IC अपॉन IE, और ये आ जाएगा 1.98/2, ये आ जाएगा 0.99। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 0.99। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द लीस्ट रेजिस्टिविटी, इनमें से कौन सा मटेरियल है जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे लीस्ट है, सबसे कम है। तो यहाँ पे देखिए पॉलीस्टेरीन, सिलिकॉन और कार्बन, ये तीनों सेमीकंडक्टर है, लेकिन ये एल्यूमिनियम है, ये कंडक्टर है, मतलब इसकी कंडक्टेंस हाई होगी और इसका रेजिस्टेंस लो होगा। सेमीकंडक्टर के कंपैरिजन में इसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। Threaded pole motor are built commercially with the capacity of, threaded pole motor होता है, उनकी कमर्शियल कैपेसिटी कितनी होती है, तो ये होती है 3 वॉट से 124 वॉट तक, और इनकी एप्लीकेशन होती है ये टॉयज में और रिले में, फैन में और ड्रायर वगैरह में यूज होता है। लो रेटिंग के लिए यूज करते हैं बेसिकली इनको हम, और ये छोटे छोटे आकार के होता है, तो बहुत छोटी छोटी मोटर जिन्हें यूज करते हैं, और इनकी मिनिमम जो मिनिमम स्पीड होती है वो 1 RPM तक हो सकती है। विच ऑफ फॉलोइंग मशीन डू नॉट यूज इक्वलाइजर रिंग, देखिए जो 4 पोल सिंप्लेक्स वेव बाउंड मशीन होता है इसमें इक्वलाइजर रिंग का यूज नहीं करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। In single phase, single winding induction motor, let Ns be the synchronous speed and N be the rotor speed. What is the rotor slip with respect to backward rotating fluid? देखिए जो स्लिप हो, ये SF होता है, ये होता है फॉरवर्ड स्लिप, और फॉरवर्ड स्लिप का मान होता है 0 to 1, 0 to 1 इसका मान होता है, और इसमें मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करती है। तो और ये जो बैकवर्ड स्लीप होता है, बैकवर्ड स्लीप होता है NS प्लस NR अपॉन NS, या फिर इसे हम 2 माइनस SF लिखते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1 से 2 तक। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी NS प्लस N अपॉन NS। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।